यह ललन सिंह जी से हो गई है। यह जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप भी समझते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी से बात हो गई तो वो सबसे प्रायोरिटी वाली बात है, उससे आगे फिर कोई नहीं है। लोकसभा में एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए। विधानसभा में कितना सीट मिल रहा है? 5, 8, 10, 12, कई तरह की चर्चा। उस परिस्थिति के लिए निश्चित तौर पर हम डबल डिजिट एक्सपेक्ट करते हैं। हम डबल डिजिट में हम कह रहे हैं, हम ये नहीं करें कि हमको 99 सीट चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मोकामा को ले लेते हैं। मोकामा में अनंत सिंह के नाम का ऐलान मानो आधिकारिक तौर पे हो गया जेडीयू की तरफ से। वहां पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, भाजपा से वहां की जो लीडर है वो कोई नहीं दिखा। जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के बारे में जो एक भावना बनाई है पूरे बिहार के अंदर कि ये लड़की बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, ये लड़की हॉस्पिटल को संभालेगी, ये लड़की स्कूल को संभालेगी, ये राजनीति बताती है कि तेजस्वी को बहुत हड़बड़ी है कि एन केन प्रकार सत्ता में आना है और यही बेचैनी उनसे गलती करवा रही है। पिछली बार बीजेपी भी लड़ी थी ना, नहीं एनडीए के अंदर ही। वो ठीक है, लेकिन कोई बात अगर मुख्यमंत्री जी से अनंत सिंह जी की हो गई है, 2024 का जो मॉडल है उससे नुकसान हुआ। अब उससे नुकसान हुआ तो उससे बचने के क्या तरीके हैं? देखिए, कलम का सम्मान करना, कलम को अपनाना, कलम से युवाओं को रास्ता दिखाना, ये वही कर सकता है जिसके जीवन में बिहार का बेहतर करना सोच रखा है, जिन्होंने भी बेहतर करना। चर्चा कई बार होती है कि लोजपा रामविलास जी की वजह से जो पार्टी थी उसकी वजह से नुकसान हुआ एनडीए को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से भी बहुत सारी सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ। 20 सीट नहीं मिला तो हम 100 सीट को उतार देंगे, जितना मैंने कहा। चिराग पासवान का अलग राग अलापना है। जनता दल कह रही है कि भाई पिछली बार जहां लड़े थे वहां इस बार भी लड़ेंगे। गठबंधन के अंदर कोई बातचीत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, बावजूद इसके मोकामा में ऐलान कर देना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर है, कलम बांट रहे हैं, लोगों से वादा भी कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको वो रोजगार और नौकरी देंगे। बिहार की राजनीति में रोजगार और नौकरी एक बार फिर से चर्चा में है। 2020 को याद कीजिए, तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े और सत्ता के बेहद करीब थे। इस बार भी उन्होंने रोजगार के मुद्दे को पकड़ा है और इस पर वो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। हर जगह जाकर रोजगार की बात कर रहे हैं। सवाल है कि कहीं 2020 जैसी परिस्थिति 25 में उत्पन्न हो जाए। अगर वैसी परिस्थिति बन गई तो एनडीए के लिए एक बड़ी बेचैनी जैसी परिस्थिति जरूर बनती नजर आ रही है। मेरे साथ आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राहुल जी। 2020 को याद करते हैं, रोजगार का मुद्दा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बनाया था और बहुत करीब चले गए थे। 25 में भी रोजगार का मुद्दा उन्होंने बना लिया है। लगता नहीं कि रोजगार का मुद्दा जब जब बना है एनडीए के लिए एक बड़ा संकट साबित हुआ है? नहीं, 2020 का जो चुनाव है उसको आप रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर आप जो परिणाम को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो जो परिणाम है वो 2020 का परिणाम इसलिए है क्योंकि तब लोजपा रामविलास जो अभी की पार्टी है और तब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टी तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। तब उन्होंने उस गठबंधन से, मतलब एनडीए से उन्होंने अलग लड़ने का काम किया था। चर्चा कई बार होती है कि लोजपा रामविलास जी की वजह से जो पार्टी थी उसकी वजह से नुकसान हुआ एनडीए को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से भी बहुत सारी सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ था। लेकिन इस नुकसान को आरजेडी का जो अलायंस महागठबंधन है उसको अपनी जीत बता रहा है। देखिए, हम लोग उस समय उस गठबंधन से अलग थे, लेकिन आज हम लोग एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि हम सभी लोग एनडीए के अंदर हैं और लोकसभा चुनाव में हम लोग एक साथ आए और अभी हम लोग विधानसभा चुनाव में हम लोग एक साथ जाने वाले हैं। जो परिस्थितियां दिख रही हैं, मैं उसमें आपको यह दावा कर सकता हूं कि तेजस्वी यादव जिन सलाहकारों के प्रयास से कलम को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनका परिवार कलम को एक्सेप्ट करता नहीं है, वो नहीं करता। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इतिहास है कि लालू जी ने जब बिहार को जब पहली बार एक अपने विकल्प के तौर पर पेश किया तो जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उनका कलम से क्या रिश्ता था आपको भी पता है। नेता विपक्ष आज की तारीख में जो है उनको कलम से क्या रिश्ता है वो आपको भी पता है। लेकिन अलग अलग समय पे जो उनको सलाहकार मिलते हैं तो अच्छी सलाह देते हैं वो कि भाई आप कलम से जुड़िए,
लेकिन जब उनकी वीडियो सामने आती है तब उसमें वो कलम फेंकते हुए नजर आते हैं। देखिए, कलम का सम्मान करना, कलम को अपनाना, कलम से युवाओं को रास्ता दिखाना, ये वही कर सकता है जिसके जीवन में बिहार का बेहतर करना सोच रखा है, जिन्होंने भी बेहतर करना सोच रखा है। अगर मैं कलम की बात में करूं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले 20 साल के अलग अलग अवसरों पर 2005 के पहले जो महिलाएं दमित कुचली हुई और हाशिए पर गई हुई थी, उसको सबसे ज्यादा अगर मुख्य धारा में किसी ने लाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। आज लाखों महिलाएं नौकरी में हैं, मुख्य धारा में हैं। आज वो घर और चौका से बाहर निकल करके बिहार को चलाने का काम कर रही हैं, उसके कार्यालयों को चलाने का काम कर रही हैं, शिक्षा देने का काम कर रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में उनका योगदान बड़ा है। तो आप कलम की जब बात आप करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल जी, एक सवाल आपने कहा कि भाई कलम वो बांट नहीं सकते क्योंकि वो कलम वाले हैं नहीं। आमतौर पर तेजस्वी यादव जब गमछा बांधते हैं, पार्टी के नेताओं को कहते हैं गमछा बांधिए, आप लोग कहते हैं कि ये लोग लाठी वाले लोग हैं, जब कलम बांटते तो कहते हैं कलम नहीं। तो आखिर कब मानेंगे कि तेजस्वी वाकई में आरजेडी बदल गई है, तेजस्वी यादव बदल गए हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी बात में कहूंगा, अगर आप किसी को रोटी देते हैं खाने के लिए तो दो तरह से आप एक सम्मान पूर्वक आप रोटी देते हैं प्लेट में और एक रोटी फेंक करके देते हैं। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कोई आपको रोटी प्लेट में फेंक करके दे? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप ये एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो जो तस्वीर सामने आई है जिसमें वो कलम डब्बा से निकाल करके वो बस के ऊपर से चढ़ करके लोगों के बीच फेंक रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ये हो कि अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके हैं, जिनको उन्होंने कभी ये सिखाने का काम किया, मुझे मालूम है कि उन्होंने ये काम किया कि भाई आप गमछा मत लहराइए, आप लहरिया कट में मत चलिए। मुझे लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएं, समझाएं, व्यवहार करना सिखाएं। मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर वो इतना कर लेंगे तब शायद बिहार उनके बारे में विचार करे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू जी की मंशा खराब रही होगी कभी बिहार को बेहतर चलाने के लिए, लेकिन तेजस्वी जी की भी खराब नहीं होगी। लेकिन जो वो करते दिखते हैं उससे ये लगता है कि बिहार वो जीतना चाहते हैं लेकिन लोगों का दिल नहीं जीतना चाहते हैं, वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं एन के प्रकार। ये बड़ा दुखद। दूसरा सवाल ये आपने कहा कि भाई तेजस्वी यादव इसलिए ज्यादा सीट जीत गए, सत्ता करीब चले गए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे और चिराग पासवान लड़ रहे थे। मतलब ताकत थी और एनडीए कमजोर हुई, जिसके कारण महागठबंधन मजबूत हुई थी। आज की तारीख में वही जनता दल, वही भारतीय जनता पार्टी उस ताकत को क्यों नहीं महसूस कर पा रही है? चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे हैं, उनके जिया जी कह रहे हैं कि भाई सम्मानजनक। आपके पार्टी के संदर्भ में चर्चा होती है कि 5 सीट मिलेगी, 4 सीट मिलेगी, 8 सीट मिलेगी, 7 सीट मिलेगी। तो अगर वो ताकत थी जैसा कि दिखा, तो फिर इस ताकत का एहसास भाजपा जदयू क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, 2025 का जो चुनाव है उसमें एनडीए बहुत मजबूती से इंटैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। दिख नहीं रहा। जो बातें अभी आ रही हैं सामने, जो जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, सभी लोग, सभी दलों का ये प्रयास होता है बिरजू जी के ज्यादा से ज्यादा सीट हम हासिल करें। लेकिन अगर आपने चिराग पासवान जी को आपने सुना होगा या हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आप सुनेंगे तो कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को कोई चुनौती की बात नहीं है। पहली बात, जो महागठबंधन में नहीं है, महागठबंधन में आज भी नेतृत्व को लेकर के भारी चुनौती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आकर के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के उन्होंने किया और उन्होंने तेजस्वी यादव के कैंपेन को हाईजैक करने की कोशिश की और उससे आहत होकर के तेजस्वी यादव एक अलग बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट है कि जो चीजों की बात आप कह रहे हैं, देखिए अब आप एकदम चुप्पी कोई साध ले कोई दल, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपस में मंचों पर भी हम हैं, चाहे आप विधानसभा एनडीए स्तर की बात कर लें, चाहे आप जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की बात कर लें, या आप जिन कार्यक्रमों की बात कर लें, या माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब कभी भी बैठक हुई है, मुझे लगता है कि एनडीए ने बहुत ज्यादा सॉलिडेरिटी के साथ अपनी मजबूती को, एकजुटता को प्रदर्शित किया है। और जहां तक बात अगर आप करते हैं तो वीआईपी की जो भाषा है, जो कांग्रेस की जो भाषा है,
क्या वो असहज करने वाली नहीं है? और यही कारण है कि तेजस्वी मंच से जब बोलते हैं कि बिहार की जनता फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी जो वो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी जी, उसमें जो लोगों की उपस्थिति है उसमें 50% महिलाओं की आबादी पूरी तरह से गायब है, पहली बात। दूसरी बात, वोटर को आकर्षित करने के लिए, भीड़ में लोगों को जुटाने के लिए क्या कर रहे हैं वो? किसी महिला डांसर को आप मंच पर आप डांस करने के लिए आप बुला रहे हैं, आप इस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं। ये आप एक तरफ तो कहते हैं माई बहन योजना, आप फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, दूसरी तरफ आप महिला को आप अश्लील डांस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि आपकी जनता जुट सके। मुझे लगता है ये पूरा जो एक तस्वीर, एक जो पूरी तस्वीर बनती है ना, वो पूरी तस्वीर तेजस्वी जी की राजनीति को बहुत मतलब एक अलग तरह से प्रदर्शित करता है। जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के बारे में जो एक भावना बनाई है पूरे बिहार के अंदर कि ये लड़की बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, ये लड़की हॉस्पिटल को संभालेगी, ये लड़की स्कूल को संभालेगी, ये लड़की कंप्यूटर चलाएगी, ये लड़की शासन करेगी, पंचायतों के अंदर मुखिया या सरपंच या दूसरे जिला परिषद या नगर निकायों में जो नेतृत्व दिया उन्होंने शासन चलाने का, उसके उलट आप अगर उसको आप अपनी जनता को आकर्षित करने के लिए डांस आप करवा रहे हैं, अश्लील डांस आप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उनको लुभाने के लिए फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति बताती है कि तेजस्वी को बहुत हड़बड़ी है कि एन केन प्रकार सत्ता में आना है और यही बेचैनी उनसे गलती करवा रही है। आपने कहा कि एनडीए गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर सारी बातचीत हो रही है। अगर बातचीत हो रही है और हो भी रही होगी, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अगर हो रही है तो फिर मीडिया में आकर सहयोगी दल अगर कहते हैं कि 20 सीट नहीं मिला तो हम 100 सीट पर उतार देंगे, जीतना मैंने कहा चिराग पासवान का अलग राग अलापना है, जनता दल कह रही है कि भाई पिछली बार जहां लड़े थे वहां इस बार भी लड़ेंगे। गठबंधन के अंदर कोई बातचीत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, बावजूद इसके मोकामा में ऐलान कर देना, किसी सीट पर जेडीयू जाकर कह दे रही है कि भाई इसको जिताइएगा, तो ये क्या है? लगता है आपसी समन्वय की कमी है अभी? नहीं, बिरजू जी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि 243 सीटों में बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो पता होता है कि ये जेडीयू को लड़ना है, ये बीजेपी को लड़ना है, क्योंकि एनडीए की जो मूल दो पार्टी है, प्रथम दो पार्टी वो ये है। बाकी जो हम 3 दल हैं, निश्चित तौर पर तुलनात्मक तौर पर हम छोटे दल हैं, और हम जैसे लोजपा और रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये अभी हाल के दिनों में, मतलब हाल के महीनों में पार्टी इस गठबंधन में आई है, और मांझी जी भी कुछ सीटों पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ना क्लियर होती हैं। मुश्किल से 30-40 सीटें ऐसी होंगी जिसको बदलने की जरूरत होगी, जिसपे इनको जाने की जरूरत होगी, किसी और की चाहत होगी, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि जो बयानबाजी हो रही है उसको ये बताना कि असमंजस है, सहमति नहीं है, मुठभेड़ है आपस में, या कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से देख लेने और दिखा देने की पॉलिटिक्स है। मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए आपको, जब अभी चुनाव में समय है और जब वो चीजें जब सामने आएंगे ना, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको एनडीए दिखाई पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण मोकामा को ले लेते हैं। मोकामा में अनंत सिंह के नाम का ऐलान मानो आधिकारिक तौर पे हो गया जेडीयू की तरफ से। वहां पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, भाजपा से वहां की जो लीडर है वो कोई नहीं दिखा, क्योंकि पिछली बार सोनम देवी भाजपा से लड़ी थी, ललन सिंह की पत्नी, वो लोग भी मंच पर नहीं थे। उनके अंदर नाराजगी है कि भाई अभी तो अनंत सिंह जेडीयू ज्वाइन किए नहीं, और ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि अनंत सिंह को आप लोग वोट कीजिए। तो इस तरह के कंफ्यूजन हैं एनडीए के अंदर कई सीटों पर। नहीं, देखिए इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। मोकामा सीट परंपरागत तौर पर जेडीयू लड़ती रही है, पिछली बार बीजेपी भी लड़ी थी ना। नहीं एनडीए के अंदर ही वो ठीक है, लेकिन कोई बात अगर मुख्यमंत्री जी से अनंत सिंह जी की हो गई है या ललन सिंह जी से हो गई है, या जो परिस्थितियां बन रही है, आप भी समझते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी से बात हो गई तो वो सबसे प्रायोरिटी वाली बात है, उससे आगे फिर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनकी कोई बात हुई है, जिसके बाद ही उनकी पार्टी के जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं ललन जी, उन्होंने कोई बात कही होगी। ये जेडीयू ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएगा, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री जी को गुड फेथ में लेकर के कही गई होगी। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेतृत्व को भी ये संज्ञान में होगा उस सीट को लेकर के, और मुझे लगता है कि ये इसको लेकर के बहुत ज्यादा हाय तौबा जो मचाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत कोई असमंजस की स्थिति है। एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है आपके पार्टी के संदर्भ में।
लोगों के अंदर एक सवाल है कि लोकसभा में एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए। विधानसभा में कितना सीट मिल रहा है? 5, 8, 10, 12, कई तरह की चर्चा है। देखिए, मैं आपको दो बात में कहूंगा कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत जरूरी बात कही कि 2024 का जो मॉडल है उससे नुकसान हुआ। अब उससे नुकसान हुआ तो उससे बचने के क्या तरीके हैं? उससे बचने के तरीके ये हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके बीच ये संदेश जाए कि आप एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर हमारे साथ हैं इस गठबंधन में, और उस परिस्थिति के लिए निश्चित तौर पर हम डबल डिजिट एक्सपेक्ट करते हैं। हम डबल डिजिट में हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमको 99 सीट चाहिए, 10+ सीट। हाँ, निश्चित तौर पर डबल डिजिट में हमें चाहिए। और देखिए, बात सीधी सी है, अगर कोई चूक हुई और उसका नुकसान पूरे शाहबाद में और मगध में अगर पूरे एनडीए को उठाना पड़ा, तो क्या बीजेपी नेतृत्व, क्या जेडीयू नेतृत्व इस बात को नहीं समझता है? और अगर वो नहीं समझता है तो माननीय नेता को राज्यसभा भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी ना, क्योंकि सब लोग समझ रहे थे कि चूक किस संदर्भ में हुई और चूक को सुधारा गया। और जब वो सुधारा गया तो उसका उपचुनाव में जो 4 सीट का चुनाव हुआ उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। और मुझे लगता है कि एनडीए निश्चित तौर पर उस दिशा में सकारात्मक सोच रहा है और उसके परिणाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए, 2024 मॉडल नुकसान दे रहा, 2024 मॉडल से काम नहीं चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा कई बार इस तरह की बात कहे हैं, इशारों में पार्टी के प्रवक्ता है राहुल, जिन्होंने बताया कि डबल डिजिट में नंबर जो है वो सीटों का रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे भविष्य के घर में है, चूंकि एनडीए के अंदर भी चीजें स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई सम्मानजनक मिलना चाहिए। और आमतौर पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर जो परिस्थितियां एनडीए के अंदर बनी है वो सवाल तो खड़ा जरूर कर रहा है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।